हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 3 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 7। और इस वीडियो के अंदर अपन मेंडल के वंशागति के नियम या मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, मेंडल ने मटर के पौधे यानी कि पाइसम सैटाइवम के ऊपर, उद्यान मटर या मीठी मटर भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर संकरण के प्रयोग करे थे चर्च के अंदर। और वो जो प्रयोग करे थे उसी के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिन्हें अपन मेंडल के वंशागति के या आनुवंशिकता के नियम बोलते हैं, और उन्हीं को मेंडलवाद भी बोला जाता है। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था उसने प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम दिया था उसने पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर इसको विसंयोजन का नियम भी बोला जाता है, और तीसरा नियम दिया था उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखो, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो था, ये 2 नियम उन्होंने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिए थे, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो था वो द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 नियमों के बारे में बताऊंगा, एक तो प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम उसने किसके आधार पर दिए थे? एक संकर संकरण के आधार पर दिए थे। तो इन दोनों नियमों के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चाहें इसको तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं इनको। तो अब अपन मेंडल की वंशागति का पहला नियम लेते हैं। मेंडल की वंशागति का जो पहला नियम है वो क्या है? प्रभाविता का नियम। तो ये नियम उसने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। तो एक संकर संकरण प्रयोग अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी का थोड़ा सा हिस्सा मैं यहां पर लेऊंगा वापस। तो देखो, एक संकर संकरण के अंदर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है। तो यहां पर तो मैं ले लेता हूं शुद्ध लंबे पौधे या फिर समयुग्मजी लंबे पौधे, और यहां पर ले लेते हैं शुद्ध बोने पौधे या फिर समयुग्मजी बोने पौधे। अब इनका जीन प्ररूप अपन लिखें तो शुद्ध लंबे पौधों का जीन प्ररूप होता है कैपिटल टी, और शुद्ध बोने पौधों का जीन प्ररूप क्या होता है? स्मॉल टी होता है। तो देखो, ये तो क्या बना इनका लक्षण प्रारूप बन गया ये तो, ठीक है। और ये क्या है? इनका जीन प्रारूप बन गया। और ये जो पूरी पीढ़ी है इसे अपन क्या बोलते हैं? जनक पीढ़ी। तो इस जनक पीढ़ी बोल देवे, या फिर संकेत के रूप में केवल पी भी अपन लिख सकते हैं इसके लिए। तो मैंने लिखा है यहां पर पी को अपन क्या बोलेंगे? पेरेंटल जनरेशन यानी कि जनक पीढ़ी। तो पी से भी दिखा सकते हैं सीधे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन ने जनक पीढ़ी लिखा था, यहां मैंने पी लिख दिया, ठीक है। अब जब इसके अंदर क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण होता है, तो युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? देखो,
यहाँ पर दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं। युग्मक के अंदर किसी भी लक्षण के लिए एक ही जीन होता है। आप जनक पीढ़ी, संतति पीढ़ी, F2 पीढ़ी जो भी पढ़ते हैं, सबके अंदर लक्षण के लिए 2 जीन होता है, लेकिन युग्मक के लिए एक लक्षण के लिए एक ही जीन होता है। तो यहाँ पर दोनों जीन एक ही प्रकार के हैं। तो यहाँ पर मैं एक युग्मक बना रहा हूँ जिसमें केवल एक जीन दिखा दिया मैंने, कैपिटल T। और यहाँ पर भी दोनों जीन एक ही टाइप के हैं, तो मैंने एक जीन दिखा दिया, क्या दिखा दिया, स्मॉल t। भाई यहाँ 2 अलग अलग जीन होते तो 2 प्रकार के युग्मक बनते। चूंकि जीन सारे एक ही प्रकार के हैं, इसलिए युग्मक भी एक जैसे ही बने हैं दोनों के अंदर ही। तो ये क्या हो गए, जनक पीढ़ी के युग्मक हो गए। अब इन्हीं के अंदर अपने को क्या करवाना है, निषेचन करवाना है। तो जब अपन इसके बीच में निषेचन करवाते हैं तो अपने को मिलता है कैपिटल T और स्मॉल t वाली संतति। तो यहाँ पर आपने क्या करवाया साहब, निषेचन करवाया, और निषेचन करवाने से आपको क्या मिला, कैपिटल T स्मॉल t। और बाहर से देखने पर ये पौधे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है कि जीन अलग अलग है, इसलिए इसको विषम युग्मजीय या अशुद्ध लंबे पौधे बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं अशुद्ध लंबे पौधे, क्या बोलेंगे इसको, अशुद्ध लंबे पौधे। ठीक है, तो देखो ये तो आप क्या बोलोगे, जनक पीढ़ी के युग्मक, और ये जो बनी है इसे आप क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी या फिर प्रथम पीढ़ी। ठीक है, अब इसी के आधार पर अपने को क्या है कि ये प्रथम नियम जो है इसको समझना। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजी या शुद्ध पौधे हैं, और उनके बीच में जब संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है। देखो यहां पर लंबे पौधे और बौने पौधे थे, लेकिन जब F1 पीढ़ी अपने को प्राप्त हुई तो सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। तो यहां पर एक ही लक्षण प्रकट हुआ, अपने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिया था, यानी कि विपर्यासी लक्षण कितने हैं, 2 है ये, एक तो लंबा और दूसरा कैसा है, बौना। ठीक है ना, तो यहां पर केवल लंबापन का लक्षण प्रकट हुआ है, बौनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हुआ है। तो वो यही कहना चाहता है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो गया वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता। तो यहां पर लंबापन तो क्या है, प्रभावी लक्षण है, और बौनापन क्या है, अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो देखो प्रभाविता का जो नियम है उसमें अपन क्या लिखेंगे, देखो पहली चीज अपन ये लिखेंगे कि यह नियम मेंडल ने एक संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। भाई ये नियम किस आधार पर दिया था, एक संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। अब इस नियम में क्या बात है वो बताते हैं। तो यहां पर अपन लिख देते हैं कि मेंडल के प्रथम नियम, क्योंकि पहला नियम है प्रथम नियम, या प्रभाविता के नियम के अनुसार जब
एक जोड़ी समयुग्मजी या शुद्ध विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। आगे अपन क्या लिखें? जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो ये मेंडल की वंशागति का जो पहला नियम है, वंशागति का नियम है, उसमें अपन क्या बोला है, बताया अपन ने कि जब एक जोड़ी समयुग्मजी या शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण क्या होता है, प्रकट होता है। तो यहां पर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पादप लिए हैं अपन ने, शुद्ध या समयुग्मजी, एक तो लंबा पौधा और दूसरा बोना पौधा। तो लंबापन और बोनापन दोनों एक दूसरे की क्या है, विपर्यासी लक्षण है। ठीक है, इन दोनों के मध्य जब अपन ने संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर केवल लंबापन का लक्षण प्रकट हुआ, बोनेपन का लक्षण प्रकट हुआ ही नहीं है। तो लंबापन यहां पर कौन सा लक्षण माना जाएगा, प्रभावी लक्षण माना जाएगा, और बोनापन यहां पर कौन सा लक्षण माना जाएगा, अप्रभावी लक्षण माना जाएगा। तो यही मेंडल की वंशागति का जो प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम है, ये हो गया है। अब इस नियम को अपन दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। तो पहले आप एक काम करना कि वीडियो को पॉज करके इधर वाला हिस्सा उतारना, फिर दूसरी तरीके से समझाता हूं इसको। हाँ, तो हो गया होगा आपके, मिटा देते हैं। इसी नियम को दूसरे तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दूसरे तरीके से समझते हैं अपन इस नियम को ही। इसी नियम में आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, पहले बहुत आसान है। भाई प्रभाविता का नियम पूछा जाए तो एक तो आप ये बात लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी बात आप बता सकते हैं इसके अंदर। हाँ जी, तो नियम वही है लेकिन उसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है, इसलिए अपन अथवा लगा करके लिखेंगे उसी के बाद में। अब अथवा लगा करके अपन उसी के बाद में क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो देखो आप क्या लिखोगे, समझो बात को। ये जो संतति है ये कैसी है, विषम युग्मजीय अशुद्ध है। तो विषम युग्मजीय अशुद्ध जो संतति होती है इसके अंदर दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं।
एक तो प्रभावी लक्षण का होता है और एक अप्रभावी लक्षण का होता है। तो यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि जब कोई संतति विषम युग्मजीय या अशुद्ध होती है तो दो जीन उसमें पाए जाते हैं और दोनों जीनों में से केवल एक ही जीन अपना लक्षण प्रकट कर पाता है, दूसरा जीन अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। जैसे यहां पर लंबापन का जो जीन है वो अपना लक्षण प्रकट कर पा रहा है, तो पौधे को लंबा कर दिया उसने। लेकिन ये जो स्मॉल टी है, ये बोनेपन का जीन है, ये बोनापन का लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या है? अप्रभावी लक्षण का जीन है। ये कैसा है? अप्रभावी लक्षण का जीन है। आपको याद हो तो मैंने आपको ये कहा था शुरुआत में कि मेंडल को मटर के पौधे में 34 विपर्यासी लक्षणों का ज्ञान था और उसमें से उसने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर अपने संकरण के प्रयोग किए थे। तो वहां 7 लक्षण जो मैंने लिखवाए थे उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण लिखवाए थे। तो वो इसी आधार पर थे कि वहां पर जो प्रभावी लक्षण था वो F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहा था दोनों लक्षणों में से, और जो अप्रभावी लक्षण था वो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहा था। तो इसी नियम को अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जब कोई संतति विषम युग्मजी या अशुद्ध होती है तो दोनों विपर्यासी लक्षणों के जीन उसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन दोनों जीनों में से कोई एक ही जीन अपना लक्षण प्रकट कर पाता है, आगे अपन क्या बताएंगे? प्रकट लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा अप्रकट लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसको। ठीक है, तो भाई उतार लिया होगा आपने, है ना? अब इनको मिटा देता हूं। मिटाने के पहले अपन एक बात समझ ले। देखो यहां पर विषम युग्मजी संतति है, ये इसमें दोनों विपर्यासी लक्षणों के जीन है, लंबापन का जीन भी है और बोनेपन का जीन भी है। तो इसमें से लंबेपन का ही लक्षण प्रकट कर पाया, बोनेपन वाला जीन अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाया। तो प्रकट लक्षण तो प्रभावी लक्षण और अप्रकट लक्षण क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो इसी को उदाहरण के रूप में अपन आगे लिखेंगे। इतना आपने लिख लिया होगा। अब उदाहरण भी आपको लिखवा देता हूं। अभी ये बनाना नहीं था, आपको नहीं बनाया होगा आपने, मैं बताता हूं कब बनाना है। तो देखो उदाहरण में अपन समझते हैं, इसी नियम को उदाहरण की सहायता से अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जब समयुग्मजी का मतलब शुद्ध लंबे पौधे व समयुग्मजी बोने
पौधों में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं तथा अतः सभी पौधे लंबे हैं तो अतः क्या होगा, अतः यहां लंबापन प्रभावी लक्षण है तथा बौनापन अप्रभावी लक्षण है। क्यों बोला हमने ऐसा? F1 पीढ़ी में लंबापन का लक्षण प्रकट हुआ इसलिए लंबापन प्रभावी लक्षण हो गया, और F1 पीढ़ी में बौनापन का लक्षण प्रकट नहीं हुआ इसलिए बौनापन क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण लिखना, उदाहरण के साथ में चार्ट भी बनाना। चार्ट के अंदर कुछ चीजें बाकी है, मैं बता देता हूं। एक तो यहां पर अपन दिखाएंगे जीन प्ररूप। भाई ये F1 पीढ़ी का क्या है, जीन प्ररूप है, और ये F1 पीढ़ी का क्या है, लक्षण प्ररूप। और इस आरेख को अपन क्या बताएंगे, देखो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रभाविता के नियम का आरेखीय निरूपण। प्रभाविता के नियम का आरेखीय निरूपण। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपके। प्रभाविता का नियम क्या होता है, कुछ नहीं बताना आपको, बस ये बताना है कि जब एक जोड़ी समयुग्मजी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य जनन करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होगा वो प्रभावी लक्षण कहलाएगा, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। सीधी बात ये बतानी है, और उदाहरण के रूप में आप ये बात लिख सकते हैं। दो तरीके से मैंने नियम बताया, दोनों में से कोई भी एक तरीका से आप याद कर लो। उदाहरण यही देना है और साथ में ये चार्ट बनाना है और ये इसका नाम लिखना है। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद में मेंडल की वंशागति का दूसरा नियम अपन लेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। ठीक है, ठीक है, तो उतार लिया होगा आपने, मिटा रहा हूं अब। तो ये मेंडल का पहला नियम हो गया जिसको अपन ने क्या बोला, प्रभाविता का नियम। अब इसके बाद में अपन दूसरा नियम लेंगे जिसे अपन बोलते हैं विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। तो देखो दूसरा नियम लेते हैं मेंडल का, जिसे क्या बोला अपन ने, विसंयोजन या पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखो ये नियम क्या कहता है, यहां से समझते हैं।
शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे दोनों के बीच में संकरण करवाया और F1 पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं, सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। अब इसका जब आगे अपन ने संकरण करवाया था तो अपन ने क्या लिया था, हमने इसके अंदर स्वपरागण करवाया था आगे। तो जब हमने आगे इसके अंदर स्वपरागण करवाया तो यहां पर अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी संतति ली थी और यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी संतति ली थी। अब यहां पर देखो कैपिटल टी लंबेपन का लक्षण का जीन है और स्मॉल टी बौनेपन के लक्षण का क्या है, जीन है। तो जब अपन ने युग्मक बनाए थे तो कुछ इस तरीके से युग्मक बनाए थे। यहां पर आपने बनाया कैपिटल टी और यहां पर क्या बनाया, स्मॉल टी। ऐसे यहां पर कैपिटल टी और यहां पर क्या बनाया था, स्मॉल टी। तो देखो ये नियम जो है इसी घटना के बारे में बताता है। देखो क्या बताता है ये नियम, ये कहता है कि जब दो विपरीत या विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजीव पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। तो ये जो F1 पीढ़ी के अंदर एक ही लक्षण प्रकट हुआ है तो वास्तव में ये संतति कैसी होती है, विषम युग्मजीय संतति होती है। कैसी होती है, विषम युग्मजीय अशुद्ध संतति होती है। तो इस विषम युग्मजीय संतति के अंदर क्या होता है कि प्रभावी और अप्रभावी, कौन कौन से, प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों के जीन जीवन भर साथ साथ रहते हैं, लेकिन ये जीन साथ साथ रहने के बावजूद एक दूसरे से संदूषित नहीं होते, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि इस जीन का थोड़ा सा कैरेक्टर इसमें चला जाए या इस जीन का थोड़ा सा कैरेक्टर इसमें चला जाए। और जब युग्मकों का निर्माण होता है तो ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग होकर के क्या होते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होता है। तो यहां पर देखो दोनों जीन जो अलग हो रहे हैं ना, ये क्रिया कहलाती है विसंयोजन या पृथक्करण। ये जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के जीन है इनका अलग होने की क्रिया क्या कहलाती है, विसंयोजन या पृथक्करण कहलाती है। तो इसीलिए इस नियम का नाम है विसंयोजन या पृथक्करण का नियम। अब चूंकि प्रत्येक युग्मक किसी लक्षण विशेष के लिए कैसा होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि एक युग्मक के अंदर एक लक्षण के लिए एक ही जीन विद्यमान होता है और वो जीन या तो प्रभावी का ही होता है या फिर अप्रभावी का ही होता है। मिलावट वाला जीन नहीं होता है कि थोड़ा सा लंबापन का लक्षण आ जाए, थोड़ा सा बौनापन का लक्षण आ जाए, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन, युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्योंकि प्रत्येक युग्मक लक्षण विशेष के लिए कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो इस नियम के लिए आप देखो क्या क्या बातें लिखेंगे, अभी वो मत बनाना, आपको पहले नियम लिखवा रहा हूं। तो देखो नियम के अंदर पहली चीज आप क्या बोलोगे कि यह नियम मेंडल ने एक संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या बोलेंगे कि इस नियम के अनुसार एक संकरण में F1 पीढ़ी के पादप विषम युग्मजीय या अशुद्ध होते हैं जिसमें दोनों विपर्यासी
दोनों विपर्यासी लक्षणों, दोनों विपर्यासी लक्षण का मतलब एक तो कौन सा लक्षण होता है, प्रभावी लक्षण होता है एक तो, और दूसरा कौन सा होता है, अप्रभावी। जैसे कि आप सामने जो उदाहरण देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है कि लंबापन तो प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण है, तो दोनों एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण हैं। तो दोनों विपर्यासी लक्षणों के जीन जीवन भर साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं, संदूषित नहीं होते हैं। संदूषित नहीं होने का मतलब है कि ये आपस में इनमें कोई मिलावट नहीं होती है, ठीक है। तथा युग्मक निर्माण के समय युग्मकों के निर्माण के समय दोनों जीन एक दूसरे से पृथक या वियोजित होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक में लक्षण विशेष के लिए एक ही जीन होता है, अर्थात प्रत्येक युग्मक लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। तो ये नियम है साहब मेंडल का दूसरा वाला जो नियम है, जिसे अपन बोलेंगे विसंयोजन या पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसमें हमने क्या कह दिया कि यह नियम मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर ही दिया था, और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि एक संकर संकरण के अंदर जो F1 पीढ़ी के पादप है वो विषम युग्मजी या फिर कैसे होते हैं, अशुद्ध होते हैं, जिसमें दोनों विपर्यासी लक्षणों के जीन जो होते हैं, यानी कि एक तो प्रभावी लक्षण का जीन और एक अप्रभावी लक्षण के जीन जीवन भर साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से संदूषित नहीं होते, यानी कि उनमें मिलावट नहीं होती आप इसमें। तथा युग्मक के निर्माण के समय ये जीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक या विसंयोजित होकर के अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण विशेष के लिए एक ही जीन पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक युग्मक लक्षण विशेष के लिए कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो ये नियम है दूसरा। अब इसी के लिए अपन उदाहरण भी दे करके समझाएंगे। तो देखो इसमें उदाहरण वही देंगे
कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता तो F1 पीढ़ी के अंदर विषम युग्मजीय लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर लंबापन और बौनापन दोनों के ही जीन जीवन भर साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं, और युग्मक निर्माण के दौरान वो दोनों जीन एक दूसरे से पृथक होकर के अलग अलग युग्मक में पहुंच जाते हैं और F2 पीढ़ी में वापस से बौनापन का लक्षण क्या होता, प्रकट होता है। यदि उनमें मिलावट हो गई होती तो बौनापन का लक्षण प्रकट नहीं होता F2 पीढ़ी के अंदर, लेकिन F2 पीढ़ी के अंदर वापस से बौनापन का लक्षण क्या होता, प्रकट होता है। तो इनको नोट करो, फिर आगे लिखवाता हूं। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो आगे लिखवाते हैं भाई। तो उदाहरण में अपन ले लेते हैं, जैसे समयुग्मजी लंबे पौधे, और समयुग्मजीय लंबे पौधों का जीन पर्व आपको पता है क्या होता है, कैपिटल टी। वह समयुग्मजी बौने पौधे, समयुग्मजी बौने पौधों का जो जीन स्वरूप है वो होता है स्मॉल टी के मध्य संकरण करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे, और विषम युग्मजी लंबे पौधों का जो जीन स्वरूप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, प्राप्त होते हैं। इसमें लंबापन कौन सा लक्षण है, प्रभावी। वह बौनापन कौन सा लक्षण है, अप्रभावी। लक्षणों के जीन जीवन भर साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे से संदूषित नहीं। मैं मिटा देता हूं जब तक आप इधर का लिख लो। तो आगे क्या लिखे हैं इसके, देखो क्या लिखा हमने इसमें, लंबापन प्रभावी लक्षण और बौनापन अप्रभावी लक्षण के जीन जीवन भर साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे संदूषित नहीं होते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय दोनों जीन, अब दोनों जीन कौन कौन से हैं यहां पर, कैपिटल टी व स्मॉल टी,
पृथक होकर पृथक या विसंयोजित होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं तथा F2PD में वापस बोनेपन का लक्षण प्रकट होता है। बोनेपन का लक्षण प्रकट होता है। तो उदाहरण में अपन ने लिखा कि जब सब युग्मजीय लंबे पौधे और समयुग्मजीय बौने पौधों के बीच में संकरण करवाया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे कैसे थे? विषम युग्मजीय लंबे थे, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन एक साथ थे। अब इसमें लंबापन और बोनापन यानी कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के जो जीन हैं यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जीवन भर साथ साथ रहे लेकिन एक दूसरे से संदूषित नहीं हुए और युग्मकों के निर्माण के दौरान ये दोनों जीन क्या हो गए? अलग अलग युग्मकों में पहुंच गए, जिसके कारण F2 पीढ़ी के अंदर वापस से क्या हुआ? बोनेपन का लक्षण प्रकट हुआ। यदि इनमें मिलावट होती तो F2 पीढ़ी में बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं होता। तो इस उदाहरण को आप उतारे, उसके बाद में इसका आरेखीय निरूपण करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, तो मिटा रहा हूं अब। तो आरेखीय निरूपण करते हैं इसका। तो देखो, इसके लिए वही आपको क्या लेना है? शुद्ध लंबे पौधे ले लिए यहां पर, और यहां पर अपन ले लेते हैं शुद्ध बौने पौधे। जो एक संकर संकरण में आपने जो आरेख बनाया था वो जैसे कि जैसे इस उदाहरण में आपको क्या करना है? लिखना है। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, इससे हमने युग्मक बनाया था कैपिटल टी वाला और इससे हमने युग्मक बनाया था स्मॉल टी वाला। ठीक है, इन दोनों के बीच में निषेचन करवाया हमने, तो क्या बना था? कैपिटल टी स्मॉल टी बना था। और ये सभी पौधे कैसे थे? विषम युग्मजीय लंबे पौधे। तो यहां लिख देते हैं विषम युग्मजीय लंबे पौधे। यहां मैं नीचे लिख देता हूं लंबे पौधे। तो कुछ और बातें जो अपन साथ में लिखते हुए चलते हैं, जैसे ये तो इन पौधों का क्या बताया अपन ने? लक्षण, प्रारूप। ठीक है, ये बता दिया इसका जीन, प्रारूप। ये हो गया इसका जीन, प्रारूप। और ये क्या हो गया इसका? लक्षण, प्रारूप। ठीक है सब। इधर देखें तो ये कौन सी पीढ़ी है? पूरी जनक पीढ़ी है। पी से दिखा देता हूं। ये क्या है? जनक पीढ़ी के युग्मक। और ये क्या है? पूरा F1 पीढ़ी। ठीक है, ये क्या हो गई? F1 पीढ़ी।
और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, निषेचन, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या करवाया, निषेचन करवाया है। अब आगे देखो, तो ये F1 पीढ़ी के पौधे हैं, इसके अंदर क्या करवाया जाता है, स्वपरागण करवाया जाता है। तो स्वपरागण वाला मैटर उधर आगे ले लेते हैं अपन, है ना। तो F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाया, तो एक तो नर पादप बन गया, नर पादप बन गया एक तो, और दूसरा क्या बन गया, मादा पादप। तो नर पादप और मादा पादप दोनों एक ही है। नर पादप कैपिटल टी स्मॉल टी और मादा पादप भी कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई इन्हीं में स्वपरागण करवाया तो नर पादप भी ये रहेगा और मादा पादप भी यही रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया आपने, तो इनके अंदर क्या हुआ, अब यहीं से तो अपन ने ये नियम समझाया है कि जीवन भर ये दोनों जीन साथ साथ थे, लेकिन युग्मक निर्माण के दौरान ये दोनों जीन क्या हो गए, अलग अलग युग्मकों में पहुंच गए। तो यहाँ पर क्या बन गए, दो प्रकार के युग्मक बन गए, और प्रत्येक युग्मक जो है लक्षण विशेष के लिए शुद्ध है। एक के अंदर तो बोनेपन का लक्षण, एक के अंदर तो लंबेपन का लक्षण मौजूद है और दूसरे के अंदर बोनेपन का लक्षण मौजूद है। जैसे इसमें लंबेपन का लक्षण है और उसमें बोनेपन का लक्षण है, इसमें लंबेपन का लक्षण और उसमें बोनेपन का लक्षण है, ठीक है। अब यहां पर कुछ और बातें लिख देता हूं, जैसे ये तो क्या हो गए आपके F1 पीढ़ी के जनक पादप, और ये क्या हो गए F1 पीढ़ी के युग्मक, F1 पीढ़ी के युग्मक, ठीक है। अब इनके द्वारा संतति बनाते हैं, तो संतति अपन ने पहले कैसे बनाई थी, चेकर बोर्ड विधि के द्वारा बनाई थी। तो चेकर बोर्ड विधि के द्वारा अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसकी जो संतति है उसका निर्माण कर लेते हैं। तो संतति का निर्माण करते हैं किस विधि के द्वारा, चेकर बोर्ड विधि के द्वारा, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपन बना लेते हैं इसको, दो युग्मक इसमें और दो युग्मक इसमें है, तो संततियां टोटल बनेगी 2 गुणा 2 बराबर कितने हो गए, 4। यहां पर ये नर युग्मक का निशान है और ये किसका निशान है, मादा युग्मक का निशान है। तो नर युग्मक देख लो पहले, तो एक तो है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। भाई ये कैपिटल टी आ गया और ये स्मॉल टी आ गया। मादा युग्मक में देख लो तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। जब आप संततियां बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए इधर वाले को और इधर वाले को गुणा करके इसमें लिखना है, तो कैपिटल टी, ठीक है। अब यहाँ हो तो यहाँ आने के लिए एक तो इसको देखना है, एक ऊपर वाले को देखना है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ आना है तो यहाँ पर भी वही कैपिटल टी और स्मॉल टी। भाई ऊपर कैपिटल टी है और इधर साइड में स्मॉल टी है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, साइड में भी स्मॉल टी, ऊपर भी स्मॉल टी। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक को गुणा करके आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। जैसे इसमें लिखा इन दोनों को, इसमें लिखा इन दोनों को, इसमें लिखा इन दोनों को, और इसमें लिखा इन दोनों को, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो पौधे हैं इनका लक्षण स्वरूप देखें तो ये तो हैं लंबे पौधे, बाहर से देखने पर लंबे हैं, मैंने शुद्ध अशुद्ध नहीं लिखा। ये भी कैसे हैं, लंबे पौधे हैं। भाई विषम युग्मजी है लेकिन है तो लंबे ही बाहर से। ये भी कैसे हैं, लंबे पौधे। और ये भी कैसे हैं, सॉरी ये कैसे हैं, बोने पौधे, बोने पौधे। तो दो चीज़ें अपन ने निकाली थी, एक तो अपन निकालते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप अनुपात बराबर लंबे पौधे अनुपात बोने पौधे। तो लंबे पौधे गिनो, देखो 1, 2 और 3, 3 तो लंबे पौधे हैं और बोने पौधे कितने हैं, 1, ठीक है। तो लंबे पौधे और बोने पौधों का अनुपात कितना है, 3:1 है। इसके बाद में अपन ने निकाला था जीन प्रारूप अनुपात। तो जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है, देखो यहाँ पर जीन प्रारूप 3 तरीके के हैं,
यहाँ लिखते हैं। देखो अब कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी। तो सबसे पहले कैपिटल टी देख लो कितना है संख्या में, 1 है, 1 अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है तो 2 अनुपात 1। इसको आप क्या नाम दोगे पूरे को? युग्मकों की शुद्धता के नियम का निरूपण। तो नाम लिख देता हूं मैं, पूरे आरेख का नाम क्या देंगे अपन? देखो क्या दोगे नाम? विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता के नियम का निरूपण। ठीक है, वियोजन या युग्मकों की शुद्धता के नियम का निरूपण। तो आप इसको नोट करो। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लिया। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में अपन ने 2 नियम कंप्लीट कर लिए हैं मेंडल के। ठीक है, प्रभावीता का नियम और दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब तीसरा नियम अगले वीडियो में लेंगे जिसे अपन बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो वो नियम मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग इससे पहले आप तैयार कर लेना। जैसा मैंने एक संकर संकरण का उदाहरण इसमें दिया तो वो पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन उदाहरण इसमें आया है वो, तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी आसान लगा होगा इसको बनाना आप तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।